स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एंटी टेस्ट से रिलेटेड फिजिक्स के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि जो एफएससी में हम फिजिक्स पढ़ रहे थे और जो एंटी टेस्ट में पढ़ेंगे उनमें क्या डिफरेंस है। जो एफएससी की फिजिक्स थी वहां पे हम फार्मूलाज को, रिलेशंस को याद कर रहे थे। यहाँ पे हमने ना सिर्फ इनको याद करना है बल्कि अप्लाई भी करना है। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि वहां पे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे हमारे पास तकरीबन 10 मिनट का टाइम होता था। यहाँ पे हमने 40 सेकंड्स के अंदर अंदर आंसर निकालना है। अब आप सोचेंगे कि ये इतना जल्दी हम कैसे करेंगे। उसका तरीका ये होगा कि अब हम क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से अप्रोच करेंगे। पहले की तरह नहीं करेंगे बल्कि अब हमारे मेथड्स डिफरेंट हो जाएंगे। हमें एंटी टेस्ट में एक आसानी भी है एज कंपेयर टू एफएससी कि यहाँ पे हमने जस्ट आंसर फाइंड करना है किसी तरीके से। हमें उसका पूरा सोल्यूशन जो है वो लिखने की जरूरत नहीं। वहां पे तो हमने पूरा एक मेथड से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता था। यहाँ पे हमारा अपनी मर्जी है, हमारी मर्जी का मेथड है और मैं आपको वही मेथड बताऊंगा जिससे आप 40 सेकंड्स के अंदर अंदर आंसर इजीली फाइंड कर लो। फिजिक्स बेसिकली क्या है? फिजिक्स जो है वो फार्मूलाज पे बेस एक सब्जेक्ट है जिसमें लॉज होते हैं, फार्मूलाज होते हैं। इन फार्मूलाज की एप्लीकेशन जो है उसको इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसके बाद जो भी लेक्चर्स होंगे इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक्स को स्टडी करेंगे और बिल्कुल आसान चीजें आपको बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना लेवल जो है वो राइज करेंगे। अगर आप ये चाहें कि आप इस वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो पे चले जाएं तो उस वीडियो को डायरेक्ट से शायद सुनने में आपको वो फायदा ना हो जो यहाँ पे ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करके इस नॉलेज के साथ आगे जाने में होगा। तो हम फार्मूलाज की बात कर रहे थे। अब मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल सी एग्जांपल है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तमाम बच्चों को आता है, जिसमें हमने मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी थी F = ma। अब इसमें देखें मास जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता। जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल है और फोर्स भी वेरिएबल है। फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन को एक्चुअली कंट्रोल कर रही है। ज्यादा फोर्स लगाते हो ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, कम फोर्स लगाते हो कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो मतलब ये है कि एक्सेलरेशन एक्चुअली फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम फोर्स को कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्सेलरेशन जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। मैं सारा नहीं लिख रहा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं जस्ट आपको बताने के लिए। तो इस तरह से फिजिक्स में हमारे पास जो भी रिलेशन होगा उसमें तीन तरह की चीजों को हमने पहले तो देखना है कि इसमें कांस्टेंट कौन सी है जो नहीं चेंज होगी, कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज होगी तो उसको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहेंगे। उस क्वांटिटी के चेंज होने से आगे जिस क्वांटिटी पे फर्क पड़ेगा वो डिपेंडेंट क्वांटिटी। उसके बाद दूसरी चीज हमने ये देखनी होती है कि दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास। हमें पता लग गया वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है। अब हमने ये देखना है कि दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है। क्या एक वेरिएबल इंक्रीज करने से दूसरा भी इंक्रीज होता है या इसके अपोजिट हो रहा है। मिसाल के तौर पे यहां पे अगर देखें, मैं फोर्स को अगर इंक्रीज करता हूं तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं फोर्स को डिक्रीज करता हूं एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा। तो मतलब ये कि दोनों में से एक चीज जब मैं इंक्रीज कर रहा हूं दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। दोनों के दरमियान एक तरह से डायरेक्ट रिलेशन। ये पहली चीज मैंने किसी भी फार्मूले में अंडरस्टैंड करनी होती है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली एमसीक्यूज यहां पे शो करके उसके साथ आपको बताऊंगा कि कैसे ये चीजें अप्लाई करनी है। जस्ट पहले एक इसका जो बेसिक्स है वो बताता जा रहा हूं आपको। उसी तरह से अगर हमारे पास कोई और फार्मूला है, मिसाल के तौर पे हमारे पास फार्मूला है PV = nRT। अब यहां पे अगर आप देखो तो प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर बाकी चीजों को कांस्टेंट रखते हैं तो टेम्परेचर भी ऊपर आ रहा है, प्रेशर भी ऊपर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीज करने से, टेम्परेचर नॉर्मली इंडिपेंडेंट लेते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से
प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। तो इस लिहाज से दोनों के दरमियान क्या है, यहां पे भी डायरेक्ट रिलेशन है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इंक्रीजिंग वाला रिलेशन है। यहां पे अब आपको बहुत आसान चीजें लग रही होंगी, लेकिन होता यह है कि जब आप पेपर में जाते हो वहां पे कोई ऐसी नई चीज आती है जो आपने कहीं स्किप कर दी होती है, तो फिर वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो यहां पे अगर आप थोड़े से भी नर्वस हो तो आपको ये लग सकता है कि प्रेशर और वॉल्यूम भी चूंकि दोनों ऊपर आ रहे हैं तो दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होगा। लेकिन यहां पे याद रखना है कि जब दो क्वांटिटीज इक्वेशन के एक ही तरफ हों, तो अगर दोनों ऊपर हैं तो इसका मतलब है कि दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशन है क्योंकि दोनों इक्वेशन के एक ही साइड पे आ रहे हैं। बेसिक चीजें हैं, मुझे पता है आपको ये सारे लाज आते हैं, लेकिन किसी ऐसे फार्मूला में जहां पे आपने ये चीजें नहीं सोची हुई, वहां पे अगर आप सोच रहे हो तो वहां पे आप ये देखोगे कि अगर इक्वेशन के एक ही तरफ दो चीजें हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनके अंदर भी इनवर्स रिलेशन है, एक चीज के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो ये एक चीज हो गया थोड़ा सा कि हमें पता हो कि चीजें कौन सी चीज इंक्रीज कर रही है, कौन सी डिक्रीज कर रही है। अब हम इसको प्रैक्टिकली एमसीक्यूज के लिहाज से चीजों को स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंड करना। आपके सामने एक एमसीक्यू स्क्रीन पे आ रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर इफ लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड कीपिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। सिंपल सी वर्ड्स में समझो तो आपने लेंथ को डबल कर दिया है। लेंथ को डबल करने से पहले रेजिस्टेंस कितनी थी, शुरू में रेजिस्टेंस आपके पास आर थी किसी वायर की, आपने लेंथ जो है उसको डबल किया है, एल से कर दिया है 2L। अब आपने नई रेजिस्टेंस दोबारा से बतानी है कि वो कितनी हो जाएगी। पेपर में तो जस्ट आपने आंसर बताना है, आपने बताना है कि चारों ऑप्शंस जो नजर आ रही हैं आपको उनमें से कौन सी ठीक। अब सबसे पहले जब इस तरह का चीज आए आपके सामने तो आप फार्मूला लिखें, रेजिस्टेंस का ऐसा फार्मूला जिसमें लेंथ आ रही हो वो आपको रिक्वायर। तो रेजिस्टेंस आपको पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अब यहां पे पहले डिसाइड करो कि कांस्टेंट्स कौन से हैं, वेरिएबल्स कौन सी, जो चीजें पहले बताई हैं अब अप्लाई करने का टाइम। तो अगर आप देखो तो इस फार्मूले में रो जो कंडक्टिविटी है मटेरियल की वो हमेशा ही कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया इस एमसीक्यू में बताया हुआ है कि उसको हमने कांस्टेंट रखना है, तो इस लिहाज से ए भी कांस्टेंट है और यहां पे लेंथ जो है ये वेरी कर रही है। तो इतनी चीज जो है ये कांस्टेंट है, ये साथ वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल। तो अगर मैं इसको कांस्टेंट पुट कर देता हूं तो मैं कह सकता हूं आर इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स लेंथ, या सादा लफ्जों में कहूं कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जब आपके पास ये फार्मूला होगा ये सारी चीजें आप अपने माइंड में ही कर लोगे, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन 5 सेकेंड्स ही यहां तक आप पहुंच जाओगे। अब अगर लेंथ डबल हो रही है, पहले तो रेजिस्टेंस और लेंथ के दरमियान हमें पता चल गया कि डायरेक्ट रिलेशन है कि लेंथ इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। अब अगर लेंथ डबल हो गई है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, वो भी डबल हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस R से 2R के इक्वल हो जाएगी। और इस लिहाज से फिर जो यहाँ पे ऑप्शन बी नजर आ रहा है आपको वो करेक्ट है, 2R जो है वो राइट ऑप्शन होगी। सेकंड एमसीक्यू पे चलते हैं। इसमें बताया गया है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 10 ohms इफ द लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज्ड 3 times, और उसके बाद एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम्स हाफ, व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस। अगेन फार्मूला तो हमने वही यूज करना है, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अब यहां पे देखो, यहां पे 2 वेरिएबल्स को चेंज कर दिया। लेंथ को कहा है कि लेंथ को इंक्रीज कर दिया है 3 times। लेंथ को 3 times इंक्रीज करेंगे, आप कह सकते हो कि एल में 3 times इंक्रीज की तो एल से 4L हो जाएगा। देखो ना 3 times इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन कन्वेंशनली ये इससे मुराद नहीं होती। कन्वेंशनली जब भी कहा जाता है
कि 3 टाइम्स इंक्रीज करना है, तो इसका मतलब है कि नई वैल्यू को आपने 3 पे रखना है और L जो है वो L से 3L हो गया। जितने भी मैंने एमसीक्यू स्टडी किए हैं ओवरऑल पूरी दुनिया में यही इससे अज्यूम किया जाता है, 3 टाइम्स इंक्रीज होने का मतलब है कि L से 3L हो गया। एरिया जो है उसको आपने हाफ कर दिया तो वो A से कितना हो गया, 1/2A हो गया। अब आपने रेजिस्टेंस बतानी है कि रेजिस्टेंस R से कितनी होगी। तो सिंपल सा चीज है, अब आप यहां पे देखो कि कौन कौन सी चीजों में डायरेक्ट रिलेशन है। रेजिस्टेंस में और लेंथ में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, दोनों ऊपर आ रहे हैं ना इक्वेशन के डिफरेंट साइड पे, तो इनके दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी ज्यादा आप लेंथ बढ़ाओगे उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। और अगर एरिया के लिहाज से देखो तो रेजिस्टेंस और एरिया में इनवर्स रिलेशन है। तो अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस जो है वो आपकी कम हो जाएगी, एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। सबसे पहले इसको अप्लाई करो। आपकी रेजिस्टेंस पहले कितनी थी, 10 ओहम्स। आपने लेंथ को कितने टाइम्स इंक्रीज किया है, 3 टाइम्स इंक्रीज किया, तो रेजिस्टेंस भी आपकी 3 टाइम्स इंक्रीज होगी लेंथ को इंक्रीज करने की वजह से। तो रेजिस्टेंस 10 से 30 ओहम्स हो जाएगी। अब ये 30 ओहम्स आंसर नहीं है क्योंकि अभी हमने एरिया का फैक्ट को भी कंसीडर करना है। अगर एरिया को आप हाफ कर देते तो एरिया कम होने से रेजिस्टेंस बढ़नी है या कम होनी? डेफिनेटली रेजिस्टेंस और एरिया के दरमियान एक अपोजिट रिलेशन है। अगर एरिया कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, एरिया आधा हो जाएगा रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी। तो एरिया के इफेक्ट की वजह से ये 30 ओहम की वजह से जो है वो 60 ओहम से हो जाएगी। अब आपको बेशक अगर कोई भी बंदा बेशक कह सकता है कि ये मेथड जो है सवाल को सॉल्व करने का ये गलत है, जवाब आपने ठीक निकाल दिया। तो बच्चों हमने गलत मेथड ही इस्तेमाल करना है, हमने वो मेथड इस्तेमाल करना है जो हमें 30 सेकंड्स में आंसर दे। वो मेथड इस्तेमाल नहीं करना जो सही हो और हमें 5 मिनट बाद आंसर दे। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक अपना सा मेथड बना के, शॉर्टकट सा बना के हमने फाइंड कर लिया कि 60 ओहम जो है वो राइट आंसर। अब देखें कि हम सारे इक्वेशन को, सारे फार्मूले को सॉल्व नहीं कर रहे, जस्ट एक छोटा सा ट्रिक यूज करते जा रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में भी वही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। थर्ड एमसीक्यू पे आ जाएं। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 10 न्यूटन। इफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज डबल्ड, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स? कि 4 चार्जेस हैं, उनके दरमियान फोर्स कितनी है, 10 न्यूटन है, और आपने उनके दरमियान जो फासला था, सेपरेशन थी, उसको डबल कर दिया है। अब आपने नई फोर्स बतानी है कि वो कितनी हो जाएगी, फोर्स आपने फाइंड करनी। अब देखो आपके पास चार्जेस के दरमियान फोर्स का फार्मूला होना चाहिए, वो आपको जुबानी याद होना चाहिए। वो क्या होता है, K/Q1 Q2 ओवर R²। अब यहां पे देखो पहले तो कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट हैं। K कूलम्स कांस्टेंट होता है, हमेशा ही कांस्टेंट होता है। अब यहां पे जो सवाल की स्टेटमेंट है उसमें वो बताया गया कि चार्जेस वही हैं, उनके दरमियान फासला हमने डबल कर दिया। जब चार्जेस वही हैं तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी वही है, Q1 और Q2 में चेंज नहीं आनी, तो इसलिए ये भी कांस्टेंट है। तो ये सारा फैक्टर जो है ये कांस्टेंट है। तो फोर्स यहां पे R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इससे हमें पता ये चला कि अगर फासला जो है वो बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी क्योंकि दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन। तो अगर फासला R से आप 2R कर देते हो तो फोर्स जो है वो 10 न्यूटन से जो फासला है बढ़ रहा है, फोर्स कम हो रही है। फासला डबल हो गया, फोर्स जो है वो 10 से आधी रह जाएगी, 5 न्यूटन पे फोर्स आ जाएगी। अब आगे देखें कि अभी हमने सिर्फ एक इनवर्स रिलेशन कंसीडर किया, थोड़ी सी गलती अभी भी हम कर रहे हैं। वो क्या है कि यहाँ पे R² आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर फासला डबल होता है तो फोर्स आधी नहीं होनी बल्कि आधे का आगे स्क्वायर लगाओ, हाफ का स्क्वायर करते हो कितना होता है, 1/4 के इक्वल होता है। इसका मतलब है फोर्स जो है वो पहले से 1/4 रह जानी। तो पहले फोर्स कितनी थी, 10 न्यूटन थी। अगर इसको 4 से डिवाइड करो आप, क्योंकि यहाँ पे R² आ रहा है, तो ये अब 5 न्यूटन नहीं रहेगी बल्कि 2.5 न्यूटन
रह जाएगी फोर्स, और आपका जो ऑप्शन डी है यहाँ पे ये करेक्ट होगा। अब ये देखो, अगर आप यहाँ पे Q1 Q2 के चक्कर में पड़ जाते, कोई लंबा सॉल्व करना शुरू करते, इनको कैंसिल आउट करते, बहुत टाइम लग जाता। आपने जस्ट एक रिलेशन निकाला और उससे खुद से अज्यूम किया कि ये होगा, और आपके पास 30 सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, उसमें ये पूछा गया नेक्स्ट एमसीक्यू में, आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, रीड करें। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 50 जूल्स at a speed of 10 meter per second. What will be its kinetic energy at a speed of 20 meter per second? कि पहले ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। अब जो है उसकी स्पीड जो है वो डबल हो गई है, 10 से 20 हो गई है। पहले काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन थी, वो कितनी थी? 10 जूल थी, 50 जूल्स थी। अब आपने काइनेटिक एनर्जी बतानी है कि काइनेटिक एनर्जी अब कितनी होगी। तो अब अगर एफएससी में ये सवाल आता तो पहले तो आप उसका मास निकालते काइनेटिक एनर्जी से, फिर उस मास से दोबारा काइनेटिक एनर्जी निकालते, तो इस काम में टाइम लगना था। लेकिन जो अब मेथड सॉल्व अप्लाई करने जा रहे हैं, इसमें टाइम नहीं लगना, 10 to 20 सेकंड्स में ही सॉल्व हो जाना है। थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो और भी जल्दी हो जाया करेगा। कि देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² के इक्वल, 1/2 तो होता ही कांस्टेंट है, मास जो है ऑब्जेक्ट का वो भी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज जो है ये कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहली बात तो ये है कि ये दोनों चीजें ऊपर आ रही हैं, तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो वेलोसिटी आपके पास डबल हो गई है, तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी 50 जूल से 100 जूल हो जाएगी, कह सकते हैं, बल्कि नहीं कह सकते। अब मैं उसकी वजह बताता हूं क्यों। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती, फिर ऐसे होता। अब वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी डबल हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी 2 का स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज होनी है, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जानी है। तो 200 जूल जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। आज की वीडियो चूंकि बेसिक लेवल पे थी, इसलिए मैंने बेसिक चीजें आपको बताई, जिसमें कोई उस तरह का पजल नहीं था। नेक्स्ट वीडियो में हम वो एमसीक्यूज लेके आएंगे जिसमें चीजें इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी, और उन आइडियाज को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपने कंप्लीट देखी होगी, क्योंकि अगर आप इस वीडियो में से कुछ स्किप कर चुके हैं तो शायद नेक्स्ट वीडियोस भी आपको उतना ज्यादा फायदा ना दे। शुक्रिया।